बात चलती रहेगी और काम होता रहेगा। अभी हमारे बीच में माशाल्लाह हमारे हरदिल अजीज रफीक कामदार साहब की आमद हो चुकी है। जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। स्टैंडिंग ओवेशन देना चाहिए भाई रफीक कामदार साहब को। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। हेलो हेलो, माशाल्लाह काफ़ी बेसब्री से लोग आपका इंतजार करते रफीक भाई। उसके बाद आप उनके रूबरू हुए और सबकी ये तमन्ना थी, सभी यूनियन के जितने मेंबर्स हैं, कि रफीक भाई को एक बार बुलाया जाए, उनसे एक बार मीटिंग ली जाए। जो लोगों के अंदर अरमान ठंडे हो रहे थे वो आपको देखते ही वापस से ताज़ा हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे दिल अजीज शख्सियत जनाब रफीक कामदार साहब का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप यहाँ तशरीफ लाए और हमारे हॉकर्स यूनियन की जो तरक्की के लिए इन्हीं का हाथ रहा है। मैं इनके लिए एक शेर अर्ज करूँगा कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शब्द क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हेलो हेलो, रहीम सरफराज सरफराज हकीम बिलाल भाई आओ। वसीम तुमने हाथ दबा ना। हलीम भाई वसीम भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हलीम भाई वसीम भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। गरीब नवाज हॉकर्स यूनियन आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।
मैंने सिर्फ राह दिखाया, चलने का, आगे बढ़ने का काम आप लोगों ने बखूबी किया है। मुंह मीठा कराओ। आपके हाथ से नहीं मिला तो कबूली है। वसीम वसीम भाई, जावेद भाई, जावेद भाई को पहले क्योंकि जावेद भाई का आइडिया बिलाल भाई, रहीम वसीम भाई, ये जावेद भाई आप दीजिए। आइए जावेद भाई साथ में आइए। रहीम भाई रखो, मिठाई रखो, आओ साथ में आओ। वसीम भाई को ट्रॉफी ऐसे साथ में आओ पूरे सब लोग साथ में आओ। हाथ लगाओ रहीम भाई। हाथ लगाओ, इधर हाथ लगाओ। रहीम भाई मालूमात ली है कि कितने ऑफिसर्स यहाँ पर ऑन ड्यूटी है, कहाँ से कहाँ तक की हमारी हद बनती है मुंबई ट्रैफिक पुलिस की, और कौन कौन से टाइम पे कौन से ऑफिसर्स कहाँ पर अवेलेबल होते हैं। ये सब चीज़ की मालूमात भी निकलेगी, मगर बोल की नहीं निकली, पेपर वर्क के ऊपर निकलती है। और ये खाली हमारी यूनियन ही नहीं कर सकती है, हर यूनियन का बंदा कर सकता है काम। किसी एक परी चीज़ नहीं कि भाई खाली गरीब नवाज यूनियन के लोग वसीम भाई, अलीम भाई, ओसामा भाई या मैं कुछ करूँ। ये हम सबकी जानकारी के अंदर होना चाहिए कि किस तरीके से हमको आरटीआई वगैरह डालना है, मालूमात निकालनी है। तो ये मालूमात हर किसी को जानना बहुत अच्छी चीज़ है। और अलीम भाई तो रफीक भाई के यहाँ कंटिन्यू हम लोग का आना जाना रहता है, और वो हॉकर्स का नहीं पूरे शहर के मुद्दे के लिए काम करते हैं। कोई भी काम हो, किसी का भी काम हो, अल्हम्दुलिल्लाह वो रफीक भाई सबसे आगे रहते हैं। और प्लस रफीक भाई ने हम लोग को हमेशा सपोर्ट किए और ये कहा है कि तुम किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो, चाहे वो मैं खुद क्यों ना रहो। और रफीक भाई के जरिए अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग की हिम्मत बढ़ी और हम लोग आगे बढ़े, और हम अपने से भी बहुत सी चीज़ें कर रहे हैं ताकि वो आगे हर किसी के काम आ सके। और हम हर किसी को बताना चाहते हैं कि तुम भी वो काम करो ताकि तुम भी किसी के मोहताज ना रहो सिवाय अल्लाह के। तो ये चीज़ रफीक भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्ट किए, और रफीक भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा हमारे लिए खड़े रहे। तो आज हमारे जो वजूद है, हम जो बैठे हैं, रोजी अल्लाह दे रहा है बेशक, लेकिन कहीं ना कहीं जरिए हमेशा रफीक भाई हमेशा बने रहे और आगे भी बने रहेंगे अल्लाह ने। रफीक भाई का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है, तो माशाल्लाह हमेशा से रहा है। इस यूनियन की जो बुनियाद पड़ी है वो रफीक भाई के जरिए से ही पड़ी है, क्योंकि रफीक भाई के पास हम लोग पहले से, मैं वसीम भाई हम लोग जाते रहते थे। जैसा कार्रवाई होती तो रफीक भाई को हम लोग पकड़, क्योंकि हमारा सपोर्ट तो किसी कोई करता ही नहीं है, ना पहले करता था ना आज करता है। एक ही आदमी करता है जो है रफीक कामदार। तो उन्होंने, उनके पास हम लोग हमेशा जाते रहते थे, तो बोले भाई तुम लोग यूनियन बनाओ, यूनिटी बनाओ। उनका एक ही सवाल हम लोग को सवाल था कि यूनिटी बनाओ। तो हम लोग बोले ठीक है चलो यूनिटी बना दे इंशाल्लाह। हम लोग ने यूनियन बनाए। यूनियन बनाने में पूरा सपोर्ट रफीक भाई का था हर तरीके से। उसके अंदर भी हम लोगों को बहुत तकलीफ हुई, हमारे बीच के लोग हमारे दुश्मन बन गए। तकलीफ बोले भाई तुम ये इसको ये बनाओ, वो कौन है, ये कौन है, ये नहीं देखेंगे कि सबका भला हो रहा है। तो उसमें भी रफीक भाई ने बहुत सपोर्ट किया माशाल्लाह, कई सालों से सपोर्ट करते आए और आज भी सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ भी जैसा 19 दिन कार्रवाई हुई फरवरी के अंदर, जब हमारे उसामा भाई ने बताया कि 19 दिन किस तरीके से कार्रवाई हुई, तो रफीक भाई को हमने जब भी कॉल किए या जब भी उनसे टाइम मांगे तो रफीक भाई ने अपना काम छोड़ के हम लोगों को टाइम दिए और हमारा काम किए। कभी भी ये नहीं बोले मेरे पास टाइम नहीं है या बाद में आओ, ऐसा कभी नहीं किए। अल्हम्दुलिल्लाह उनको अच्छा रखे। देखिए कैसा है, ये जबान से मैं बोल रहा हूँ, ये जो है मैं जबान से बोल रहा हूँ, ये अल्लाह बेहतर जानता है कि हमारे लिए और शहर के लिए रफीक भाई ने क्या नहीं किए। देखिए ऐसा है, वो पत्रकार तो है लेकिन वो सोशल वर्कर है। असल सोशल वर्कर जो बोलते हैं ना जिसको, वो रफीक भाई है, उनको बोलते हैं, क्योंकि हर मुद्दे पे वो खड़े रहते हैं। या रिक्शा वाले का कुछ मसला हो तो रफीक भाई खड़े होते, या शहर का किसी बिल्डिंग का मसला हो तो रफीक भाई खड़े होते, या मुसलमान का कोई मसला हो तो रफीक भाई खड़े होते, और उसकी सजा उनको मिलती है। उनको झूठे केसों में फंसाया जाता है और झूठे केस फिट किए जाते हैं। तो इंशाल्लाह हम आज जो प्रोग्राम रखे रफीक भाई के सत्कार का, तो इंशाल्लाह आप सभी को मालूम रहेगा, या नहीं मालूम तो मैं बता देता हूँ कि आज जो प्रोग्राम रखे, तो मेरे को ऐसा लगता है ये ज़रूरी है, ऐसे लोगों को सत्कार करना चाहिए। और सत्कार करने की वजह ये है कि उनको लगना चाहिए कि नहीं हमारे लिए, मतलब मेरे लिए भी कोई है जो मतलब समझता है
रफीक कामदार सब तो आ ही जाएंगे, मगर यहाँ पर और भी जो मीडिया से कनेक्टेड लोग हैं, प्रेस वाले जो हमारे भाई लोग यहाँ खड़े, इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं ताकि उन्होंने यहाँ पर आके हमारी थोड़ी सी मैच को कवर किया। और ये सब रफीक भाई की टीम है, रफीक भाई ना इनसे जुदा है ना ये रफीक भाई से जुदा है। जो भी काम होता है प्रेस का सब आपस में मिलजुल के मशवरा करके ये लोग काम करते हैं आगे। जब भी रफीक भाई पे कोई तकलीफ मुसीबत आती है या और किसी प्रेस वाले भाई पे कोई तकलीफ मुसीबत आती है, सारी यूनिटी जमा कर अपने शहर के लिए, अपने भाई के लिए सब मिलजुल कर आवाज़ उठाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हमारे प्रेस के जितने भी मेंबर्स हैं यहाँ पर, अल्लाह सबके दिलों में इसी तरह से मोहब्बत मेजोरिटी बनाए रखे, ताकि जैसे रफीक भाई के लिए सब खड़े होते हैं और सबके लिए भी हर कोई मेंबर पूरी दिल और दिमाग के साथ में, जोश के साथ में खड़ा रहे और सबका एक दूसरे को सपोर्ट बना रहे। तो हमारे जो मीडिया से भाई लोग आए हुए हैं प्रेस के यहाँ पर, जो हमको कवर करे इस वक्त, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया भाई। आप लोग भी रफीक भाई के साथ में बैठना, हमारे साथ में दो तीन वाले खाना भी खा के आना भाई हमारे, हमारी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और अभी कुछ ही देर में हमारे जनाब रफीक कामदार साहब आ जाएंगे। रफीक भाई ने समझोगे, अलीम भाई ने बहुत सारी बातें बताई, वसीम भाई ने बहुत सारी बातें बताई और लोग सब जानते ही है। अभी एक शहर में छोटा सा मुद्दा हुआ था जो हमारा 19 दिन कार्रवाई हुई थी, बहुत बड़ा मुद्दा था, मतलब लोगों के लिए तो छोटा सा मुद्दा था, हमारा हॉकर्स के लिए बहुत बड़ा मुद्दा था। इस मुद्दे के अंदर में रफीक भाई ने जो हमारा साथ दिया, ये भीख मांगो आंदोलन जब हमने रास्ते पे निकाला, जिसकी शुरुआत नूरानी होटल से हुई थी और दरगाह गेट तक गई थी, वहाँ से घूम के वापस पाकिस्तान टावर पर आके खत्म हुई थी बात। सारे लोग इसमें मौजूद थे, हर जगह के लोग मौजूद थे, हर पट्टे के लोग मौजूद थे, उसमें चाहे हमारे से जुड़े हो या ना जुड़े हो, हमारे ग्रुप के मेंबर हो या ना हो, उस रैली के अंदर में हर आदमी शरीक हुआ था। ये बहुत बड़ी बात थी, जो एक इतना बड़ा पत्रकार टाइप का आदमी जिसको हमारे से कोई लेना देना नहीं है, मगर हमारी मोहब्बत में, हमारी तकलीफों में हमारे साथ खड़ा हुआ, हमारे साथ आगे जुड़ा और हमारे साथ एक इतना बड़ा आंदोलन निकाला, जिसकी वजह से म्यूनसिपलिटी पे बहुत बड़ा असर पड़ा। कि एक इतना बड़ा न्यूज़ हाईलाइट हुआ कि लोगों ने भीख मांग आंदोलन निकाला रोड के ऊपर में, वो भी बहुत बड़ा असर पड़ा था। मगर इसका करना किसके ऊपर था? रफीक भाई का। अगर वो आगे नहीं आते तो हम लोग कुछ नहीं कर पाते थे। उन्होंने हमारी बहुत सपोर्ट की, बहुत मेहनत की हमारे लिए, और भी लोग हमारे लिए आगे जुड़े, शायद कि कुछ नेता भी आगे जुड़े हमारे साथ में, जो इस रैली में चलते आगे उनको दावत नहीं दी गई थी, मगर बेचारे खुद से चले आए, और की जो भी थी पब्लिसिटी स्टंट जो भी थी हमको नहीं मालूम, मगर वो आगे जुड़े हमारे साथ में आगे। मगर लीड करने वाला सिर्फ रफीक कामदार था, केस खाने वाले भी रफीक कामदार साहब ही थे। बीच में रामगिरी महाराज के ऊपर जो मसला चला था, सबको मालूम है, पूरे हिंदुस्तान को मालूम है मसला वो। इसके लिए हमारे उलमा जाके परेशान बैठे रहे, लेकिन रफीक कामदार साहब ने रात में एक अनाउंस किया, एक वीडियो डाला और हजारों की तादाद में लोग जमा हो गए वहाँ पर, लाखों की तादाद में बराबर है। फिर इन पर केस कार्रवाई होती है। तो जैसे वो हमारे लिए खड़े होते हैं, जितने भी यहाँ की मीडिया वाले भाई है, मुमरा की जितने भी न्यूज़ चैनल वाले भाई है, वो हुए, और साथ में रफीक कामदार साहब जो हमारे हल्दी अजीज है, उनके ऊपर जब भी कोई मसला मुसीबत आए तो हमारा ही फर्ज बनता है कि हम भी उनसे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। जैसे बीच में उनके लिए वापस से तरीबा का नोटिस आया था, फिर से हम लोग सब लोगों ने, कुछ शहर के नेता लोग, जानी मानी हस्तियाँ, वो सब भी आगे सपोर्ट पे खड़े हो गए थे, हाथ पे रिबिन बांधकर, हाथ में प्लाई कार्ड लेकर रोड पर जुम्मा की नमाज में सब खड़े होते आके कि रफीक कामदार हम है, हमको तड़ी पार करो। वैसे ही हर किसी प्रेस वाले के लिए भी हमारी यही है कि किसी भी प्रेस वाले को मसला आता है जो मीडिया से, मुमरा से ताल्लुक रखता है, जो मीडिया परसेंट है मुमरा से ताल्लुक है, मुमरा के शहर के बारे में, मुमरा के हक के बारे में कोई अच्छी बातें करता है, जिसके ऊपर कोई मसला मसाइल आती है, तो हम लोग इंशाल्लाह तहे दिल से उनका सपोर्ट करेंगे। और रफीक कामदार साहब के लिए तो हमेशा हम लोग खड़े रहते हैं कि रफीक भाई कोई बात है, हमारे लिए कोई काम है तो बताओ, आप हमेशा हमारे लिए काम आते हैं, हमको भी कभी खिदमत का मौका दो। मगर बेचारे बोलते हैं नहीं, तुम लोग अपनी रोजी रोटी को देखो, तुम लोग वैसे अपने कारोबार से परेशान रहते हो, कुछ रहेगा तो मैं जरूर बताऊंगा। वो हमारी बातों को समझते हैं, मगर हम पे बोझ नहीं डालते। वो बोलते हैं मैं मेरे लेवल से हैंडल कर लूँगा, कभी तुम लोग की जरूरत पड़े तो मैं बुलाऊंगा। हम तो चाहते हैं कि जैसा वो हमारे लिए खड़े रहे, हम भी उनके लिए खड़े रहे हमेशा, जब उनको जरूरत पड़े। मगर अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने तरीके से, अपने लेवल से वो सारे मसलों को हल कर लेते हैं। तो फिर भी कभी जरूरत पड़े, जैसे हम लोग यहाँ सब मौजूद है, अपने यूनियन के काम से, रफीक भाई के काम से, और भी शहर के मीडिया के लोग हैं, इनके ऊपर भी हमेशा कुछ ना कुछ तकलीफें आती रहती है, कोई ना कोई एलिगेशन लगाता रहता है। ये इन भाइयों से भी हमारी दिली गुजारिश है कि अगर हमारे लिए जो भी काम हो भाई आप लोग के लिए, तो आप लोग हमको बता सकते हैं, इंशाल्लाह हम लोग आपके साथ भी खड़े रहेंगे। रिक्शा वाले भाई लोग हैं, उनसे भी हमको कोई शिकायत नहीं है। ये जिम्मेदारी ट्रैफिक विभाग की है, ये किसी हॉकर की, किसी नेता की या किसी मीडिया पर्सन की जिम्मेदारी नहीं है। ये जिम्मेदारी ट्रैफिक वालों की है कि शहर में कितने परमिट इशू है, कितने रिक्शा चल रहे हैं, कितने लीगल है, कितने इनलीगल है। सिर्फ थोड़ी सी चौकी के पास कार्रवाई करके कोई मसले का हल नहीं निकलता है। आज टिबर सीट, चौबा सीट बाइक पर लोग चलते हैं, स्कूल जाने के लिए रास्तों पर तकलीफें होती है, ये सब ट्रैफिक जाम होता है, किसकी वजह से होता है? ट्रैफिक पुलिस बराबर टाइम पर खड़ी नहीं होती है। कई अभी पिछले हफ्ते में ही 2 दिन एक्सीडेंट हो गए, भोलेनाथ नगर के पास, सिलपाड़ा के पास, रेती बाईपास हाईवे के ऊपर में 2-4 लोगों की जान चली गई। सब जिम्मेदारी किसकी? रोड पे बराबर लाइट नहीं है, हाईवे के ऊपर में, बाईपास के ऊपर में, ये सब कौन देखेगा मसले मसाइल? ये सब बेचारे मीडिया पसंद ही करते हैं, और जो शहर के जिम्मेदार लोग हैं वो भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। लेकिन ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम लोग भी अपनी तरीके से एक एलिगेशन डाला जाए, ताकि भाई ट्रैफिक विभाग के लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक के डिपार्टमेंट के लोगों को बढ़ाए, ट्रैफिक वार्डनों को बढ़ाए, स्कूल के टाइम पर ट्रैफिक ना हो पाए। और जो रोड पे क्रॉसिंग दी गई है,
कोई भी रॉन्ग साइड से चलाते हैं उस पर भी कार्रवाई की जाए। ऑन डेट ईफ डेट जैसी चीज़ें डाली जाए। मुमरा में एक दिन शहर में एक तरफ गाड़ी खड़ी होगी, एक दिन उस तरफ खड़ी होगी, ये सब जगह पर बातें हैं। थाना में है, न्यू मुंबई में है, बम्बई में, मगर मुमरा शहर में नहीं है। स्पीड ब्रेकर है तो उस पर कलर नहीं है, लाइट जलती है, कभी जलती है कभी नहीं जलती है। ये तो बहुत सी ऐसी बातें हैं, लेकिन सारा टिकरा आगे फुटता है हॉकर्स पर। ट्रैफिक जाम हुआ हॉकर्स की वजह से, हादसे हुए हॉकर्स ने ट्रैफिक जाम किए, लोगों की जान चली गई, एम्बुलेंस हटक गई हॉकर्स की वजह से। तो भाई सारे हॉकर्स ही थोड़ी है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट की भी अपनी कुछ जिम्मेदारी है। वो भी इंशाल्लाह उन पर भी एक नोटिस डाला जाएगा, भाई आप लोग भी अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से निभाओ और हम लोग भी आपके साथ में सहयोग करेंगे। अगर ट्रैफिक डिपार्टमेंट को लगता है कि हमारी जरूरत है तो हम भी अपनी तरफ से खड़े रह पूरा उनका साथ देंगे, मगर तुम भी तो आगे बढ़कर आओ। गरीब नवाज हॉकर्स यूनियन, आप सब लोग बैठे, आज ये यूनियन जो बनी तो ये तमाम जो है इसका क्रेडिट जो है खास करके मैं बोलूंगा। देखिए, कानूनी तौर पर, प्रोसीजर के तौर पर वो सारा काम, वो सारे रास्ते मैंने जरूर दिखाए, लेकिन उसको अमली जामा पहनाने का काम हलीम भाई, वसीम भाई, हमारे कुछ हद तक इसरार भाई, जावेद भाई, ऐसे कई तमाम लोग हैं, बाकी तमाम आप साथी लोग हैं। 2019 में जब आप लोगों को वहां पर लगभग 2-3 साल का पीरियड था, बैठने नहीं दिया जा रहा था, बिल्कुल बैठने नहीं दिया जा रहा था, तो उसी वक्त मैंने हलीम भाई, वसीम भाई, इन तमाम लोगों से जब मेरी मीटिंग हुई थी, ये लोग मेरे पास आए थे इस मसले का हल क्या और कैसे किया जाए, तो इसके लिए मैंने कहा था कि देखिए, एक लकड़ी और 20 लकड़ी इकट्ठा होना फर्क पड़ता है। तो सबसे पहले क्या चाहिए? यूनिटी। और अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, जब भी हम लोग इस तरह से मिलते हैं, हमारी कोई मीटिंग होती है, हमारे बीच में बातचीत होती है, तो मैं आप तमाम लोगों को एक ही बात अक्सर समझाता हूं कि आप अपनी यूनिटी सबसे पहले कायम रखो। यूनिटी में आज ये पावर है कि आपका विधायक बोलता है कार्रवाई पीले पट्टे के बाहर, ये आपकी यूनिटी की जीत है। मुमरा बाजार, कौसा बाजार छोड़ेंगे, ये 2 जगह छोड़ेंगे तो पूरे शहर में सिर्फ मान्यता किसको थी? गुलाब पार्क। राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन उस मार्केट को चलाती है, सिर्फ उसको मान्यता थी। हमारे चौथे टर्म के आमदार विधायक जितेंद्र आवाड़ भी जो है सिर्फ उसी को लीगल मार्केट कहते थे, टीएमसी भी उसी को मानती है ना। अब 19 के बाद ही कोरोना भी आ गया, तो कोरोना में हमारे बहुत सारे लोग बढ़ गए जिनके जॉब चले गए, जो बाहर मुंबई, ठाणे, कल्याण, नवी मुंबई, ऐसे कई अलग अलग इलाकों में जाते थे छोटा मोटा धंधा कारोबार, या फिर किसी जूते के शोरूम में, कपड़े के शोरूम में, बुटीक में, जहां कहीं भी सेल्समैन का जॉब है, उसकी अपनी नौकरी है, वो किया करते थे। लेकिन वो भी छूट गई, छोटा मोटा धंधा कर रहा आदमी वो भी बंद हो गया। तो हमारे पास उस वक्त तादाद बढ़ गई थी अचानक, है ना अलीम भाई? लेकिन हमारे पास उस वक्त जब 2019 में इन लोगों ने विधायक जितेंद्र आवाड़ से बात करके तनवर नगर फर्म की जगह दी थी मार्केट के लिए, और उसमें जब सब पूरी राजनीति की गई, वो हकरों को देने की बजाय जो मुस्तहिक थे, जो हकदार थे कि 1,500-2 हज़ार रुपए का खर्च है मंडप का और लाइट का, 2,000 रुपए का, उतना दे करके एक हॉकर अपना मंडप जो है बनाता है, तो उसके एवज में अगर 15,000-20,000 का किराया कोई मांगे, इतने दिन का भाड़ा मांगे, तो फिर वो हॉकरों को दी गई सहूलियत तो मानी नहीं जा सकती ना। और हमारी लड़ाई का सबसे अहम मुद्दा क्या था? अब यहां जितने भी आप तमाम लोग बैठे हैं, तमाम जितने भाई, बुजुर्ग, बहनें, माएँ जो बैठी है, क्या कोई मुमरा के बाहर का है? क्या कोई मुमरा के बाहर का है? तो अब ये मुमरा का रहने वाला आदमी, ये मुमरा की रहने वाली खवातीन यहां रह करके अगर अपनी रोजी नहीं कमाएगा तो वो कहां जाएगा? सबसे पहला मुद्दा हमारा यही था। दूसरी सबसे बड़ी बात यह थी कि ये जो है आप लोगों को किसी भी तरीके से एक्सेप्ट करने तैयार नहीं थे। एज ए हॉकर्स
आप वहां पर धंधा कर सकते हो। 2016 की रोड वाइडनिंग की कार्रवाई 2 बार हुई, साल की शुरुआत में हुई, फिर आखिर में हुई अक्टूबर नवंबर में कुछ। तो ऐसा आलम था कि आप कोई वहां दिखना ही नहीं चाहिए। थाने मनपा के जितने भी सहायक आयुक्त यहां आकर गए, जितने भी उपायुक्त यहां आए, और जो भी हॉकर्स के इशू पर बोलता है, तो सबसे पहले मैं वहां पर सभी को एक बात याद दिला देता हूं कि तनवर और नशेबंद का जो पट्टा है, जहां पर हलीम भाई है, वसीम भाई है, तो ये पट्टे ने सबसे पहले हॉकर्स प्लाजा में जाकर के बैठने का काम किया, कारपोरेशन को पूरी तरीके से सहयोग किया। आप वो हॉकर्स प्लाजा जो है वो फ्लॉप हो गया, फेल हो गया। ग्राहक नहीं आ रहा है, ग्राहक नहीं आएगा तो कोई अपना माल लेकर महीनों तो वहां बैठ नहीं सकता। महीने 1.5 महीने में लोग जो है लौट करके आए। लेकिन जिन लोगों ने आपके हॉकर्स प्लाजा को कबूला, उसको माना, वहां गए, वहां धंधा नहीं हो रहा है, तो आप जो है उनकी मान्यता जो है वो स्वीकार नहीं कर रहे, उनको एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे प्रशासन के तौर पर। क्योंकि उस वक्त यूनियन नहीं थी, उस वक्त यूनियन नहीं थी, इसीलिए मैंने कहा यूनियन बनाओ, यूनियन बनाओ। और शुरू से मेरी पेशकश रही कि आप लोगों में से ही उसके तमाम पदाधिकारी होने चाहिए। कोई ऐसा नहीं कि भाई इधर का कोई बड़ा है, उधर का कोई बड़ा है, कोई पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है तो उसके मातहत वो यूनियन चलाई जाए। तो वहां फिर आपका इस्तेमाल राजनीतिक तौर पर होता है। इतना अच्छा बड़ा क्राउड है, गुमरा कौसा के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग एरिया में रहने वाले आप तमाम लोग, तो हर किसी के लिए एक बहुत बड़ा सरमाया बन जाता है राजनीतिक तौर पर, खास तौर पर। तो ये यूनिटी जो है वो सबको आने के लिए मजबूर करती है। कई लोग आए, कुछ हमारे कुछ साथियों के जरिए उन्होंने कोशिशें की पॉलिटिकली इस यूनियन को वो काबिज करे, पॉलिटिकली जो है वो तुम लोगों को बांधे रखे। कुछ अरसे के लिए मैं नहीं था, उस वक्त ये मसले खड़े हुए तो वसीम भाई, अलीम भाई फोन पर पूरा अपडेट देते थे, पूरी बातचीत होती थी। तो पॉलिटिकली अगर हम जाएंगे तो फिर हम हॉकर नहीं रह जाएंगे। हम अपना घर परिवार चलाने के लिए, हमारी और तमाम यहाँ के जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सबकी मांगे हॉकर जोन दो, हॉकर जोन दो, सालों से ये मांगे। उसी के चलते वो हॉकर्स प्लाजा बना था 8 करोड़ रुपए खर्च करके, 8 से 9 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, सब पैसे मिट्टी हो गए। अब आपको सुप्रीम कोर्ट की हॉकर्स पॉलिसी के तहत, जो शुरू से मैं कह रहा हूं अली भाई, और जैसे कि मेरे भाई अनीफ कामदार, उन्होंने भी हॉकर्स के मसलों के ऊपर बहुत सारा काम किया है, बहुत सारे आरटीआई उन्होंने डाले हैं, बहुत सारी चीजें उनकी तरफ से भी चलती रहती है। तो उसका एक ही निचोड़ है कि हॉकर्स का जो जोन है वो चंद दूरी पर जो है वो सड़क पर ही होता है, वो सड़क पर ही होता है। तो आज हमारे पास पुलिस स्टेशन से आगे हम आते हैं, हम लगभग शिमला पार्क तक चले जाएं या वाई जंक्शन तक चले जाएं, तो 2 बार की 2016 की रोड वाइडनिंग की कार्रवाई ने रोड इतना चौड़ा कर दिया कि आप वहां पर जोन बना सकते हो। अब देखो इलीगल पार्किंग चल रही है ना, 500, 200, 700 रिक्शाएं जो है मेक कंपनी में आप चले जाओ, वाई जंक्शन के पास आप चले जाओ, बीच बीच में छोटे छोटे स्पॉट आपको मिलेंगे, 15 रिक्शा, 20 रिक्शा, 50 रिक्शाएं खड़ी है। कहां है? रोड पर ही है ना। और बाकायदा उसका पार्किंग का पैसा लेकर के वो पार्किंग चलाई जा रही है। कौन चला रहा है? म्युनिसिपल कारपोरेशन थोड़ी ना चला रही है। म्युनिसिपल कारपोरेशन ने कोई अलॉटमेंट ही नहीं किया है। आलम तो यह है कि जो दिव्यांग नहीं है वो भी आज दिव्यांग का स्टॉल लगा रहा है, और उसमें हो क्या रहा है? मोटर बाइक के स्पेयर पार्ट्स बेचे जा रहे हैं, वहां पे गैरेजेस चलाई जा रही है। भाई दिव्यांगों के लिए जो पॉलिसी है कहां पर है? ठाणे मनपा प्रशासन बताए ना। और
उसकी जो अलॉटमेंट की जगह है, कोई भी हमारे यूनियन में जो भी दिव्यांग सदस्य होंगे, उन्होंने अगर उस पर काम नहीं किया है तो वो दिव्यांगों से जाकर के देखे, पूछे, उनको जो उनके फिजिकल डिसेबिलिटी का जो सर्टिफिकेट मिलता है, दिव्यांग होने का प्रमाण पत्र जिसको कहते हैं, वो प्रमाण पत्र मिलने के बाद उसको जब पूरी टॉप टू बॉटम मंजूरी मिलती है कि इसका खोमचा या इसका बाकड़ा या छपड़ी जो भी कह लो, वो कहाँ लगी, उसका एक अलॉटमेंट होता है। आज अलॉटमेंट कहीं और है, वो स्टॉल्स लग रहे कहीं और है। एमएम वैली में चले जाओ आप, कितने स्टॉल्स हैं। अब करप्शन के तहत जैसे आपको परेशान किया जाता है, वैसा जो असल दिव्यांग है उनमें से कई सारे परेशान हो रहे, उनको स्टॉल्स नहीं मिल रहे। जो दिव्यांग नहीं है, जो विकलांग नहीं है, स्पेशल पर्सन नहीं है, उसको स्टॉल्स मिल रहे। ये सिर्फ एक उदाहरण मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आदमी एक ही फील्ड में होता है और जब वो बटा हुआ होता है ना, तो उसकी कोई सुनवाई करने वाला होता नहीं है। ये यूनियन यहां तक लाने में, इतना आप लोगों को सबको जोड़ने में, हलीम भाई है, जावेद भाई है, उनके तमाम साथी है, रहीम भाई है, सभी के नाम तो मैं नहीं ले पाऊंगा, ये भाई वगैरह जो है, मतलब दोस्त अपार्टमेंट का पट्टा है, ठीक है, वहां पर खाला है, वो आपा है, और ऐसे ये नशेबन में बैठती है आपा, वो आपा नशेबन की तरफ लगाते हैं ना। हाँ, तो ये लोग देखिए शुरू से जुड़े, कहीं डगमगाई नहीं, कहीं गए नहीं, किसी की तरफ घूमने का मामला। जैसे कुछ लोग आए बीच में, दोस्त अपार्टमेंट के पट्टे में कोशिशें की, उन्होंने अपने तौर पर कुछ चलाने की कोशिश की, ठीक है, लेकिन कुछ अरसा चला, फिर नाकाम हो गए। तो इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है आपकी एकता, आपकी यूनिटी। अगर नशेमन के पट्टे में कुछ हो रहा है तो तनवर और दोस्त अपार्टमेंट दोनों पट्टे के लोगों ने मिलकर के नशेबंद के अपने भाइयों के साथ में खड़ा रहना। आगे के किसी के पट्टे में कुछ हो रहा है तो बाकी के दोनों पट्टे के लोगों ने, 4 पट्टे थे हमारे पास, किस्मत हमने एक्सक्लूड कर दिया। क्यों कर दिया? सभी लोगों को पता है, सभी लोगों को पता है। अब बीच में फिर एक बार कार्रवाई का जो दौर चला तो भागकर आए वो किस्मत वाले हमारे पास। भागकर आने के बाद में हमने मदद की। क्यों की? कि भाई हमारे शहर के लोग हैं, हमसे उन्होंने वफा नहीं की, हमसे उन्होंने वफा नहीं की, क्योंकि 2022 का वो वक्त सभी को याद है कि किस्मत के पट्टे से या नईम खान साहब के बंगले से लेकर के कब्रिस्तान के कॉर्नर तक, दोस्त अपार्टमेंट के पट्टे तक, किस तरह से रॉइड कंट्रोल पुलिस को भेज करके सबको डंडे मार करके काला नीला करके भगाया जा रहा। तो कितनी हमने जद्दोजहद की, राजनीतिक तौर पर, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर हमने कितनी बड़ी उस वक्त लड़ाई लड़ी, कितना प्रेशर हमने किस तरीके से बनाया, जिसके बाद उस वक्त के सहायक आयुक्त थे सागर सालूके और धनंजय गोसावी एग्जीक्यूटिव डेप्यूटी इंजीनियर थे, फिर एग्जीक्यूटिव बने। अब धनंजय गोसावी के नाम से आप कोई भी ऐसा नहीं है जो ना वाकिफ हो। पिछले साल 2 साल में जो आया होगा वो शायद नहीं जानता होगा, लेकिन धनंजय गोसावी ये जो इंजीनियर थे हमारे एग्जीक्यूटिव, उनको सभी जानते हैं। तो वो किस तरह से कार्रवाई करते थे, क्या करते थे, सभी को पता है। अब वो 2022 का मामला होने के बाद किस्मत के तमाम वो हॉकर्स हमारे साथ थे, बैठने मिल गया, चले गए। हमारी अलग यूनियन है, वो 50 आदमी अलग है, वो 50 आदमी अलग है। आप अलग से कुछ देने लेने पहुंचाने के लिए पैसे इकट्ठा कर रहे हो, मुझे कहने की जरूरत नहीं। शुरुआती दौर से जब इसका नाम हमने संघर्ष हॉकर्स यूनियन रखा था, पहला नाम, और संघर्ष को बदल करके फिर गरीब नवाज किया गया, तो संघर्ष के शुरुआती दौर से लेकर अब तक का ये, जब आप लोगों से मैं मिलता हूं,
कभी आकर के मैं दोस्त अपार्टमेंट में मिला हूं, कभी नशेमंद तनवर पे मिला हूं, तो उस वक्त वसीम भाई है, हलीम भाई है, इसरार भाई भी थे, काफी नाराज है बेचारे, ठीक है, अल्लाह उनकी नाराजगी को दूर करे, पुराने साथी हमारे इसरार भाई, लेकिन सोच का कुछ फर्क, समझने का कुछ फर्क। एक टीम है तो टीम को टीम की तरह लेकर चलना पड़ता है। जब से यूनियन बनी अब तक यहां हलीम भाई खड़े हैं, वसीम भाई है, रहीम है, जावेद भाई खड़े हैं, बिलाल भाई है, ऐसे कई लोग हैं जो अक्सर मुझसे मीटिंग करते, कोई भी मसले मसाइल में, तो मशवरे में जो बरकत है, शुरुआती दौर में इनके जिद पर, इनके बिल्कुल फोर्स करने पर 2 साल तक लगभग अध्यक्ष वही था यूनियन का। उसके बावजूद जब हमारी मीटिंग्स होती तो मैं इनसे सामने से सजेशंस मांगता था, इनके सुझाव मांगता था। मैं अध्यक्ष हूं इसलिए मैं कुछ कह दूं, वही करना चाहिए, वही करना पड़ेगा, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और मेरी हमेशा एक ही बात रही है, हलीम भाई है, वसीम भाई है, जावेद भाई है, तैयब भाई है, कई सारे पुराने लोग जो आते जाते हैं, रहीम भाई है, मैं अक्सर एक ही बात पे इनसे अड़ा हुआ था कि मेरे पास वक्त नहीं रहता इतना कि मैं बार बार आ सकूं, तो मैं साथ में हूं आप लोगों के, हर हाल में साथ में हूं। आप लोग अपने में से अध्यक्ष चुनो, प्रेसिडेंट जो है वो अपने में से चुनो, कोई पॉलिटिकल या बाहर का आदमी अध्यक्ष नहीं होना चाहिए, ये मेरी सबसे पहली शर्त। देखिए, एक हॉकर का दर्द कौन जान सकता है? दूसरा कोई जानेगा? अब हमारे साथ में हॉकर बोल करके हमारी बदकिस्मती क्या है कि शहर की ट्रैफिक जाम का ठीकरा हमारे सर हो रहा है ना। ट्रैफिक जाम हुआ नहीं तो चिल्लाना शुरू कर देंगे, फोटो वीडियो सब वायरल होना शुरू हो जाएंगे। हॉकर जिम्मेदार है, हॉकर जिम्मेदार है। अब ये सब्जेक्ट इतना बड़ा है ना मुमरा कौसा की लेवल पर ट्रैफिक जाम का, कि उस पर अगर 2 घंटा कंटिन्यूस में बोलूंगा तब भी कम पड़ेगा, क्योंकि ये मैटर ऑफ मेंटालिटी है। शहर का आदमी सबसे पहले इस शहर की ज्योग्राफी को समझे। ये एक सड़क पर बसा हुआ शहर है, इसको ईस्ट वेस्ट नहीं है, इसको इंटरकनेक्टिविटी बहुत है, लेकिन एग्जिट पॉइंट्स जो है ना बहुत कम है। अब ये एक ही रोड है, आप दत्तूवाड़ी से शुरू करेंगे, वाई जंक्शन तक चले जाएंगे या खरडी नाके तक चले जाएंगे, तो आपको इस रोड के अलावा बाहर निकलने की दूसरी कोई कनेक्टिविटी है क्या? तो फिर आपको उस सड़क का इस्तेमाल जो है, जो हमारा दीन भी सिखाता है, आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी हदीसें भी सिखाती है कि हमको सड़क पर चलना कैसे है, हमको सड़क पर चलना कैसे है, गाड़ी लेकर के जाना कैसे है। अब शहर का शहरी रॉन्ग मारना छोड़ेगा नहीं। 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर, पढ़े लिखे लोग, दीनदार लोग, मतलब बाकायदा 5 वक्त का नमाजी बंदा भी ट्रिपल सीट बिठाएगा, चौपल सीट बिठाएगा और रॉन्ग मारेगा। क्योंकि हमको हमारी सोच कैसी है, इनफरादी तौर पर इंडिविजुअली हम हर कोई, मैं मेरे समेत बोल रहा हूं कि मुझको पूरे शहर में सुधार चाहिए, लेकिन खुद में नहीं चाहिए। जब तक मैं खुद में सुधार नहीं लाऊंगा, मैं रॉन्ग चलना छोड़ूंगा नहीं, मैं गलत पार्किंग करना छोड़ूंगा नहीं, मैं किसी को तकलीफ, अरे हमारा दीन कहता है रास्ते का पत्थर उठा करके एक तरफ रखो ताकि उससे किसी को तकलीफ ना पहुंचे, ताकि उससे किसी को ठोकर न लगे। ये हमारा दीन कहता है, ये हमारी किताब, हमारा कुरान कहता है, हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको फरमाते हैं। और हम क्या करते हैं, हम हर्डल बनते हैं और फिर हम एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ते हैं। फिर हमारी एक रिक्शा पकड़ने की आदत है मुमरा कौसा वालों की, बीच रोड पर हमको रिक्शा चाहिए। प्रेग्नेंट औरतों को मैंने देखा है, बात किया हूं, कम उम्र की है, बोला बेटा ये तुम अपनी जान का खिलवाड़ कर रही हो, बीच रोड पर रिक्शा में बैठ रही हो, अगर चलती गाड़ी आ गई तुमको टक्कर मार दी, तुम 2 जान से हो, क्या होगा? अपनी जान की परवाह नहीं, बीच रोड पर रिक्शा खड़ी करके उतरना है। अगर वो रिक्शा वाला
बाईं तरफ ले लिया तो उसने गाली खाना पक्का, क्योंकि हमारा तो शहर पटेलों का है ना, पटेलों का शहर है। हर कदम पर, हर गली, हर नुक्कड़ पर एक पटेल मौजूद है। और फिर माफ करना, हमको सोचना पड़ेगा, अगर बात करेंगे दीनियत की, बात करेंगे कौमियत की, तो फिर सोचो कि हम मुसलमान कितने हैं और मियां भाई कितने। तो बहरहाल ट्रैफिक का जो ठिकरा हमारे सर पर फूटता है, कितना जद्दोजहद करके हमने अपने लिए वो पीला पट्टा जो है वो उसकी हद एक मंजूर करवाई। अब पीले पट्टे के बाहर जो बैठ रहे, अक्सर वो कहते आप लोगों की जिम्मेदारी, आप उनको बैठने मत दो। भाई पीले पट्टे तक आपने हमको टेम्पररी अलॉटमेंट किया है, मैं फिर दोहराऊंगा, टेम्पररी, यानी कि वहां पर आपने हमको कोई ऑफिशियल हॉकर जोन बनाकर नहीं दिया, हम टेम्पररी बैठे। जैसे गुलाब पार्क टेम्पररी है, वैसे बाकी के पीले पट्टे भी। अगर आप ऑफिशियल हमको बता दो कि फला जगह ये लीगल है, हमने इनको परमानेंट बिठाया है एकदम, तो फिर हम आगे आपसे बात करेंगे, फिर वो लड़ाई शुरू होगी। अब बाहर तमाम धंधे वालों को मैं एक बात यहां कहना चाहूंगा, देखिए अल्लाह आपके नसीब की रोजी आपको देता है, जितना अल्लाह ने लिखा है, तय किया है, वही मिलेगा, है ना। तो ये लालच मत रखो कि हम पीले पट्टे में बैठे हैं तो हम आगे भी धंधा लगाएं, हम आगे भी धंधा लगाएं। बिल्कुल इस बात पर है ना, खुद पे कंट्रोल करो, खुद पर रोक लगाओ इस पर कि हमारा पीला पट्टा है, हम अंदर बैठे हैं, तो अब हमको आगे की जगह खाली है, फायदा उठाना है, तो हम पीले पट्टे के बाहर लगा रहे, फिर वो सीधे चला जा रहा है सफेद पट्टे तक मामला। तो ये खुद पर सबसे पहले रोक लगा। अब पिछली बार प्रभाग समिति की मीटिंग आप लोगों ने देखी होगी, खबरें वबरें आई उसके ऊपर बहुत सारी, तो वहां पर भी कार्रवाई की जो बात हुई वो पीले पट्टे के बाहर, कि पीले पट्टे पर के बाहर जो लोग बैठते हैं, जो ऑफिस लगाते हैं पूरा, उन पर आपको कार्रवाई करनी। ये हमारी जिम्मेदारी पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है, आगे भी नहीं रहेगी, कि पीले पट्टे के बाहर बैठने वालों को कौन निपटेगा। तो उनको थाने मनपा प्रशासन मुमरा प्रभाग समिति कार्यालय ही निपटेगा, उनका अतिक्रमण निष्कासन विभाग ही निपटेगा, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन आपको सहयोग की जरूरत है, आपको कोऑपरेशन चाहिए, जितना हमसे हो सकता है उतना कोऑपरेशन, उतना आपको जो है सहयोग हम करेंगे, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी हम पर थोप देंगे। मैं विधायक जितेंद्र आवाड, जितने भी पूर्व नगर सेवक हैं, अभी हमारे यहाँ के मुमरा प्रभाग समिति के एएमसी असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर गणेश चौधरी 2-2.5 महीना हुआ है उनको नए आए हैं, और जोन के जो हमारे नए डीएमसी है सचिन साहब, इन सबको एक ही बात कहूंगा कि पीले पट्टे के बाहर बैठने वाला कोई भी धंधे वाला हॉकर, वो हटाना, उसको देखना, उस पर कार्रवाई करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। गरीब नवाज हॉकर्स यूनियन और उससे जुड़े हॉकर्स की जिम्मेदारी नहीं है। आप अपना काम करें, विजिलेंस रखें, आपके पास टीमें हैं, बड़े बड़े क्रैप कटर लगा करके आप बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो है डेमोलिश कर दे रहे है ना, मां बहनें रोती बिलखती रह जा रही है, आप डेमोलिश कर रहे हैं, आप इतना बड़ा काम करके दिखा रहे लोगों को बेघर करने का, लेकिन लोगों पर चलने के लिए जो है आपकी मान्यता के मुताबिक पीले पट्टे के बाहर बैठने वाला हॉकर आप हटा नहीं पा रहे, और उसका ठिकरा आप हम पर फोड़ रहे। इसीलिए मैंने आप लोगों से भी गुजारिश की कि आगे धंधा लगाने की लालच मत रखिए, आगे धंधा लगाने की यानी पीले पट्टे के बाहर,
वो लालच मत रखिए। देखिए, सोच जब एक जैसी नहीं बन पाती है ना तो मुश्किलात होती है। अगर शुरू में किस्मत वालों ने थोड़ा सा अलग लाइन पकड़ी, वो अलग लाइन नहीं पकड़ते तो आज जितने बेचारे इधर उधर होकर के धंधा करना पड़ रहा है ना जिनको, उन पर ये नौबत नहीं आती। एडजस्ट हो जाते, एकोमेंडेड हो जाते। हमने एक पॉलिसी क्या बनाई थी कि चारों पट्टों में, पीले पट्टे के अंदर हम सबको एक जैसी जगह का अलॉटमेंट करेंगे। अब कोई 6x8 में फैला हुआ है, कोई 2x4 में फैला हुआ है ना। यानी कि भाई मेरे पीछे इन्वेस्ट करने वाला, फाइनेंस करने वाला या मुझे माल देने वाला जितना बड़ा उतना मेरा धंधा बड़ा। तो आपका दीन आपको क्या सिखाता है? हमको कुरान ने क्या हुक्म दिया है, आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ने क्या हुक्म दिया है? 10 ग्राहक आपके पास हो जाए, आपका कोटा पूरा हो गया उस दिन का, तो आप पर फर्ज ऐन है कि आने वाला 11वां ग्राहक आप जो सामान बेच रहे उसी तरह का सामान बेचने वाली दुकान पे जो आपकी ही बाजार में लगी हुई है उसके पास भेजो। ये हदीस हम में क्या पैदा करती है? एकता, यूनिटी, एक दूसरे की फिक्र, एक दूसरे के फैमिली की फिक्र, एक दूसरे के परिवार की फिक्र। आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस हम में वो जज्बा पैदा करती है। लेकिन हम अपने फायदे में, अपनी खुदगर्जी में सब कुछ मुझे ही लपेटना है, सब कुछ मुझे ही लेना है। क्या ले जाओगे यार? मां पेट नंगा पैदा होते, कफन और मसाला जो लग के जाता है ना, खुशबू लग के, वो बोनस है। बाकी क्या ले जाएंगे? कोई चीज नहीं ले जा पाएंगे। कम से कम हम अपने साथियों के लिए, अपने भाइयों के लिए एक अच्छी साफ सुथरी सोच तो रख सकते। और वो साफ सुथरी सोच नहीं रखोगे तो ये एका कायम नहीं रहेगा। ज्यादा कमाना, ज्यादा मुझे कमाना है, ज्यादा मुझे कमाना है, जितनी जिम्मेदारी है आपकी, परिवार का खर्च चलाना है, बच्चों का एजुकेशन है, बीमारियां हैं, 100 तरह के खर्च होते हैं। हर एक फैमिली के पीछे, उसको चलाने वाले के पीछे 100 तरह के खर्च होते हैं। लेकिन जब हमारा यकीन है कि रोजी का देने वाला वो रज़्ज़ाक है, तो इस तरह के लालच का मतलब क्या? मत करो। न पीले पट्टे के आगे सफेद पट्टे तक खुद धंधे लगाओ। जो लगाएंगे उन पे प्रशासन कार्रवाई करेगा। पिछले एएमसी थे तो अलीम भाई, वसीम भाई, ये तमाम जाकर के उससे बराबर राब्ते में थे। अब ये गणेश चौधरी से भी मुलाकात हुई है ना आप लोगों की, तो उससे भी मिले हैं। तो ये देखो 2-3 लोग हैं। अब ये कौन है? आप जैसे हॉकर्स ही है ना, लेकिन आप लोगों के पीछे वक्त दे, यहां से लेकर के आपके तमाम हॉकर्स के फॉर्म भरवाना, उसका बायोमेट्रिक करवाना, जिनका बायोमेट्रिक अभी तक नहीं किया गया, रुका करके रखा गया था, उन लोगों के लिए जद्दोजहद करना। तो ये आप लोगों को जो है इतना सारा काम करके दे रहे, तो थोड़ा सा एक नजरिया ये भी रखिए कि हमारे जैसे ही हॉकर्स है, अलीम भाई जो हमारे अध्यक्ष बने, हमारे जैसे हॉकर्स ही है, वसीम भाई, जावेद भाई, इनके बाकी के तमाम साथी, बिलाल भाई है, रहीम भाई है, ये तमाम लोग, इनके भी धंधे। लेकिन टाइम निकाल करके थाने कारपोरेशन 5 पाखाड़ी हेड ऑफिस जाना, मुबरा प्रभाग समिति कार्यालय जाना, जहां जरूरत पड़े, कोर्ट की जरूरत है, बीच में यूनियन के रजिस्ट्रेशन के लिए तो लगातार दौड़ना पड़ रहा था। तो सब जगह वो जाते हैं, अपना धंधा छोड़ना पड़ता है ना उनको, या किसी के सुपुर्द करना पड़ता है। कभी घर में कोई अवेलेबल नहीं है, कोई भाई नहीं है कि आज बैठ नहीं सकता है, तो नुकसानात वो लोग भी उठाते, नुकसानात जाती तौर पर वो लोग भी उठाते। लेकिन कभी वो लोग आपसे शिकायत करते हैं क्या? नहीं करते। तो आप लोग भी जो है इस तरीके से ऐसी सोच को लेकर के चलो कि आप में देखिए डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होना चाहिए। मेरी सोच अलग अलग होती है, सोच किसी भी मुद्दे पर, किसी भी इशू पर अलग अलग हो सकती है, लेकिन उस सोच की वजह से जो है
आप में मनमुटाव नहीं होना चाहिए, आप में कोई तनाव नहीं होना चाहिए, किसी तरह का आपसी टकराव नहीं होना चाहिए। बात है कोई आपस में कुछ लग रहा है, बैठिए बात कीजिए एक दूसरे से बात करने से दिल भी हल्का होता है और बात भी हल्की होती है और उसमें से रास्ता निकल करके मसला खत्म भी हो जाता है। तो अब सफर जो है हलीम भाई और वसीम भाई और उनके तमाम जितने भी साथी है, जावेद भाई है, ये सब यूनियन का लेकर के चल रहे, आगे बढ़ रहे। आप लोग इसी तरीके से इनके साथ में कायम दायम रहिए। देखिए इसमें साथ में बने रहना, इस काम को मजबूती देते रहना, ये हर एक का इंफरादी फायदा है। आप जितने भी बैठे ना, सबका फायदा, सिर्फ इनका नहीं है या इनका चुनिंदा आप में से 10, 20, 25, 50 साथ देंगे तो उनका नहीं है, हर किसी का फायदा है। जब शुरुआत किए थे कितने लोग थे हलीम भाई? गिने चुने, शुरुआत किए गिने चुने लोग थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज इतना बड़ा कारवा और काफिला बना हुआ। आज प्रशासन को भी सोचना पड़ता है ना, प्रशासन मनमानी करने पर आता है। जैसे रमजान के दौरान, रमजान से पहले करने की कोशिश की तो हमने दिया जवाब प्रशासन को बताया, तो फिर प्रशासन जो है चुप हुआ, घुट्टों के बल आया। तो ये सिर्फ एकता कराती है, सिर्फ एकता। इस एकता को कायम रखो। अपनी यूनियन के जो अध्यक्ष है, जनरल सेक्रेटरी है, ट्रेजरर है, ये तमाम जितने भी लोग हैं, बाकी जितने एक्टिव मेंबर्स हैं, ये देखिए किसी भी तरह को कोई धंधा नहीं कर रहे। आप लोग देखते हैं और भी यूनियनें चल रही है, कितना पैसा लिया जाता है, जगह भाड़े पे कैसी दी जाती है, उससे कितना पैसा लिया जाता है, लाइट का अलग क्या, बाकी की बहुत सारी चीजें हैं। कौन ऐसा है जिसको नहीं पता है? लाखों रुपए की महीने की उगरानी है, लाखों रुपए। आप क्या दे रहे यूनियन को? जोर की आवाज में मुझे बताओ, क्या दे रहे? 300 रुपया महीना, 10 रुपया पर डे, है ना? क्या भारी है 10 रुपया, मुझे बताइए। अब आपके लिए हॉकर्स के फॉर्म जो है वो फिर से रिलीज करवाना, आपके बायोमेट्रिक के लिए दौड़ना, कभी कार्रवाई के मामला लगातार आते तो उसमें दौड़ना, तो यूनियन के पदाधिकारी दौड़ेंगे तो कब तक अपनी जेब का खर्च करेंगे? और इज्तिमाई लोगों के लिए दौड़ रहे हैं ना, तो इसलिए बिल्कुल एकदम मिनिमम काफी सोच विचार करके हम लोगों ने, जब फर्स्ट टाइम ये बात संघर्ष के ही वक्त से शुरू है, तो उस वक्त जो है सभी हम लोग बैठे थे, तो हम लोगों ने तय किया था कि बहुत ज्यादा नहीं, जितना भागदौड़ के लिए, पेपर वर्क के लिए, ऑफिशियल वर्क के लिए खर्च लगेगा उतना ही पैसा रखो। अब उसमें से भी हमारा एक कंसेप्ट था, लेकिन ये टूट फूट, फिर भागना, मुसीबत निकल गई तो मुंह घुमा लेना, ये जो मेंटालिटी कई लोगों की हमारे सामने जब आई ना, तो फिर हम लोग थोड़ा रुक गए। नहीं तो हमारा कंसेप्ट क्या था, इसी यूनियन के तहत आपका ये जो पैसा इकट्ठा होता है, आपकी ये जो कलेक्शन है, तो हम इसमें जो हमारे जरूरतमंद हॉकर्स भाई है, सिर्फ रिफंडेबल कंडीशन पर उसको लोन देने का हमारा एक कंसेप्ट था कि भाई किसी को 10,000 की जरूरत है, आज कुछ वजूहात से घर में कोई बीमार पड़ गया, उसके पीछे 4 पैसे उसके ज्यादा खर्च हो गए, उसके पीछे जो है कुछ अचानक अखराजात ज्यादा आ गए, तो आज माल लाने के लिए पैसा कम पड़ रहा है, नहीं है, तो ऐसे उस हॉकर्स को यूनियन की तरफ से लोन दिया जाए। उसकी एक टाइम लिमिट रहेगी, उतने टाइम लिमिट में उसने वो पैसा लौटाना है, उस पर किसी तरह का कोई सूद, उस पर किसी तरह का कोई प्रॉफिट बिल्कुल नहीं। आपने 10 लिए हैं, आपको 10 ही लौटाने हैं, ये हमारा कंसेप्ट था, लेकिन हम अमल में ही नहीं ला पाए। क्यों नहीं ला पाए? कि बहुत सारे लोगों ने, बुरा मत मानिएगा, आप ही लोगों में से कई लोगों ने जो है ना, वो पीठ में छुरा घोंपने वाला काम किया, कई लोगों ने ऐसी हरकतें की।
जिसमें एक बड़ा सबसे पहला पट्टा किस्मत कॉलोनी का है। मुसीबत आती है, कार्रवाई होती है, दौड़ाया जाता है, बैठने नहीं दिया जाता है, उस वक्त आप बराबर जो है पहले संघर्ष, अब गरीब नवाज इस यूनियन के पास आते हो, और जब बैठ जाते हो, रोजी रोजगार से लग जाते हो, तो आप भूल जाते हो। अब हम में से कई लोग हैं जगह दूसरे को दे दिए, आप अचानक वापस आ रहे, हमको जगह वापस दो, हमको जगह मिलनी चाहिए। कैसे देगा? आपने खुद दे के गई ना, वो जगह आपने खुद दे दी, तो वो कैसे देंगे आपको वापस? कईयों को आगे आना है, कईयों को आगे आना है, मैं पीछे हूं, मैं पीछे हूं, धंधा नहीं होता है, धंधा नहीं होता है, यानी कि तुम्हारा अल्लाह पे भरोसा, तुम धंधा नहीं होने का रोना रो रहे हो। इसका मतलब है कि तुम्हारे को यकीन ही नहीं है कि अल्लाह तुमको रोजी देगा। सब्र नाम की भी कोई चीज है जिस पर अल्लाह ने, आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिल्कुल सब्र की रस्सी को मजबूती से थामे रहो। बहुत सारे इख्तलाफात हुए, बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारे मामलात हुए, कितनी सारी चीजें हुई, हाँ हलीम भाई, तो हमने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। इंटरनल डिफरेंसेस भी हुए, इख्तलाफात हुए, लेकिन उसको झगड़ों की शक्ल कभी नहीं दी गई, न लेने दी गई। बैठो, आपस में बात करो, एक दूसरे को एक दूसरे की गलती बताओ, आप यहां गलत हो, आप यहां गलत हो। ये गलती बताने पर कोई बड़ा नहीं बन जाता, और गलती मान लेने पर कोई छोटा नहीं बन जाता। कोई इस तरह का जो है इज्जत हतक वाला या नीचा दिखाने वाला मामला नहीं है ये। भाई हमको समझना है, ठीक है, मुझसे भी कुछ गलत हो रहा है तो मुझे कोई बताता है ये देखो ऐसा ठीक नहीं है, समझ में आता है, हाँ सही बता रहा है आदमी, तो मानना चाहिए ना उस बात को, एक्सेप्टेंस करना चाहिए उसका। तो ये चीजें जो है, एक साझा सोच, एक पूरी आपकी ताकत जो बनाए रखी है, उस साझा सोच को जो है ज्यादा से ज्यादा बढ़ाओ, उसको ज्यादा से ज्यादा जो है मजबूती दो। आपकी यूनियन जिस तरीके से 2019 में, अब नए जो लोग होंगे उनको पता है कि नहीं पता है मुझे नहीं मालूम, जब वो तनवर पर पेट्रोल पंप पर आप लोगों को जगह देने के लिए इनसे बातचीत हुई, और फिर अचानक उसका चार्ज दूसरे को दे दिया गया, और फिर 15,000, 20,000, 25,000 ऐसे गाले के मांगे जाने लगे, तो उस वक्त अलीम भाई, वसीम भाई, इन लोगों ने मुझे इत्तला दी ऐसा ऐसा सब मामला है। तो पहले दिन से मैं वहां आ रहा था। अब क्या हुआ, खंडनी का केस बना दिए मेरे ऊपर, उसके बाद एक पीठ पर ब्लेड मारा और चला गया, बोला रफीक कामदार ने मुझे मारा ब्लेड से। अरे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बहुत सलाहियत, बहुत हैसियत, बहुत ताकत और बहुत मेरे जरिए जो है ना बड़े वसी रखे। बड़ी बात से तो इस्तेमाल करने पर आऊं तो बहुत कुछ साफ कर सकता हूं, बहुत कुछ, लेकिन कभी उन रास्तों पर चलने का सोचा नहीं, क्योंकि ये झगड़ा कोई मेरा जाति झगड़ा नहीं है। मेरा कहना इतना ही है, मेरे शहर के लोग हैं, ये हमारे शहर के लोग हैं, इनका हक बनता है ये कहीं कल्याण, मुलुंड, घाटकोपर, विक्रोली, भिवंडी जाकर के धंधा नहीं कर सकते, ये यही धंधा करेंगे। आप हॉकर जोन बना के नहीं दे पा रहे हो, ये आपकी कमी है, आपकी गलती है, इसलिए आज उनको वहां बैठना पड़ रहा है। अब आपने टेम्पररी हमको पीला पट्टा अलॉट किया है, तो आप जल्द से जल्द जो है जोन बनाने की तैयारी करें, उसका इंप्लीमेंटेशन करें, क्योंकि मैंने जैसे बताया पुलिस स्टेशन से लेके वाई जंक्शन तक हम अगर देखेंगे, आप शमशाद नगर के बाद देखिए कितना बड़ा डीप पट्टा है, उसके सामने तबेले के पास देखिए कितना बड़ा डीप पट्टा है, जैसा हमारा 2 अपार्टमेंट का डीप पट्टा है, ऐसे कई जगह है, कई जगह है। आप ऑफिशियली वहां पर पार्ट पार्ट में हॉकर जोन दे सकते हैं, लेकिन मसला क्या है, देने की नीयत नहीं।
अभी देखो वो चौपाटी बनी रेती मंदिर में, पिछले हफ्ते मेरे को खुलासा हुआ, मैं चौंक गया एकदम। यानी कि लगभग 500-600 करोड़ रुपए बजट की वो चौपाटी बन रही है, जो बेहयाई और बेशर्मी का अड्डा बनते जा रही है। क्या हो रहा है वहां? फैमिली जा सकती है क्या? जा ही नहीं सकती। कोई बाल बच्चेदार आदमी, कोई औरत अपने बच्चों को लेके, अपनी बेटियों को लेके जा ही नहीं सकती। बहरहाल अब वो चौपाटी में जो पूरा 3.5 किलोमीटर का पट्टा था, उसमें से 1 किलोमीटर एक्सक्लूड कर दिए, छोड़ दिए। तो वो छोड़ दिए, बोले वो उनकी जमीनें थी ना, ये थी ना, वो थी ना, ऐसा करके छोड़ दिए। मैंने ऑफिसर को पूछा ऑफिशियल ऑर्डर बताओ, संजीव जायसवाल की टाइम का, जिसने रोड वाइडनिंग करके सारे हॉकर्स बिल्कुल साफ करने की एकदम यहां पर मुहिम चलाई थी। तो बोले नहीं, ऑफिशियल ऑर्डर नहीं है। वो जाओगे आप तो अब वहां पर वो बाहर लगी हुई गाड़ियां छोड़ दीजिए, फूड कार्ट जितने लग रहे हैं ना, हाथ गाड़ी है या वैन वगैरह में खाने पीने की चीजों का धंधा वहां जो लग रहा है, जो बाहर की छपड़ियां, वो नहीं, वॉल के अंदर आप देखो इंडियन स्ट्रीट फूड, फिर इसका कंटेनर, उसका कंटेनर, इसका ऑफिस, उसका ऑफिस। तो भाई चौपाटी बन रही है या क्या बन रहा है? तो करप्शन इनको हर जगह करना है, और इसी करप्शन के तहत ये आपके हॉकर जोन पर पिछले 20 साल से काम नहीं कर पाए। तैयारी रखिए, अब बारिश जैसी खत्म होगी तो अलीम भाई है, वसीम भाई है, जावेद भाई है, तैयब भाई है और रहीम भाई वगैरह, जितनी भी अपनी पूरी टीम है, इंशाल्लाह बारिश के बाद हम डीएमसी, एनक्रोचमेंट डेमोलेशन, जोन डीएमसी और कमिश्नर और फिर एमएलए जितेंद्र होगा, ये 4 लोगों से हम लोगों को इतनी ही तादाद में जाकर के मिलना है, और मिल करके हमारे यूनियन के लेटरहेड पे हम मांग करेंगे कि भाई जल्द से जल्द आप हॉकर जोन बनाने की प्रक्रिया शुरू करो। ये हमेशा का झंझट, आज कोई साल 2 साल की तो बात नहीं है ना। आज लगभग हम कम से कम पकड़े तो 15 से 20 साल का अरसा तो है, 15 से 20 साल है ज्यादा, लेकिन चलिए हम कम पकड़ दे, 2015 से भी पकड़े हम तो आज 10 साल हो गए, 2010 से पकड़ दे 15 साल हो गए। आप हॉकर जोन दे ही नहीं पा रहे हो साहब। जब आप हॉकर जोन दे नहीं पा रहे हो तो हमारे जिस हॉकर भाई के पास 900 रुपए की पावती है, 100 रुपए के फॉर्म की पावती है, तो कानून बोलता है आप उस पर कार्रवाई नहीं कर सकते। उसने बाकायदगी से 100 रुपए का फॉर्म आपसे खरीदा, आपके विंडो से, वो आपको भर करके उसने अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ सबमिट किया। उसके लिए जो प्रोसेसिंग फी है वो फीस 900 रुपए की उसने अदा की, उसके बाद उसकी पावती है। अब 900 रुपए की पावती देने के बाद आपने लीगल हॉकर्स उसको बनाने के बाद, डिक्लेयर करने के बाद, लगभग कितने हॉकर्स की लिस्ट है वो हलीम भाई जो आप लाए? नहीं, ऑल ओवर थाने मनपा 6-7 हजार, कुछ 7,000 के करीब है ना, कुछ 7,000 के करीब कुछ है, पूरे 9 प्रभाग समितियों की। अब हमारे मुमरा में कितने बता रहे वो? 89। अब 89 तो हमारे अकेले एक दोस्त अपार्टमेंट के पट्टे में आ जाते हैं। हाँ, तो आगे तनवर है, नशेबन है, किस्मत है, फिर गुलाब पार्क है, फिर अब तो मित्तल गेट तक आ गया सब मामला। भाई ठीक है, देखो जरूरत है, आदमी को कहीं नहीं मिलता है जहां दिखेगा कि मैं यहां खड़ा हो सकता हूं, मेरा माल बेच सकता हूं, मेरे बाल बच्चों के लिए 2 रोटी यहां कमा सकता हूं, तो वो करता है। अब वो बट्टे में तो आप देखो कितने मतलब ऐसे लोग बैठे हैं बेचारे कि मतलब वो जूनी पुरानी चीजें भी वो लोग बेच रहे हैं। ठीक है, ये काम अब हमको करना है कि बारिश जैसा ही खत्म होती है, अगस्त महीना ये जाता है, तो हम सितंबर में पूरी तरह से हॉकर जोन 2 का हल्ला बोल करेंगे। रेडी हो आप लोग सब इसके लिए? जोरदार एकदम आवाज के साथ रेडी है? हॉकर जोन लेंगे इंशाल्लाह। कैसा है देखिए,
अब आप में से कितनों के पास सर्टिफिकेट जो है मिला हुआ है, कितनों के पास नहीं है? जब हम हॉकर जोन की मांग करेंगे ना, तो फिर दोबारा हम बायोमेट्रिक सर्वे ला सकते हैं। हम बायोमेट्रिक सर्वे कब ला सकते हैं? अब जितने भी लोग हैं जिन्होंने 100 रुपए का फॉर्म नहीं लिया, 900 रुपए की रसीद जिनको मिली नहीं फॉर्म सबमिशन के बाद, तो वो तमाम लोगों के लिए जो है फॉर्म शुरू करवाना, उनका बायोमेट्रिक दोबारा करवाना, तो इसके लिए जरूरी है कि पहले हॉकर जोन दो, पहले हॉकर जोन दो। अब खुद बोला जाता है, जैसे पाम रिवेरिया का प्रोजेक्ट है, वो एकोमेंडेड रिजर्वेशन के साथ है, एआर पॉलिसी उसको बोलते हैं, डेवलपमेंट कंट्रोल रूल के तहत, डीसीआर के तहत वो पॉलिसी रहती है। तो वहां पर एक मार्केट बनेगा, तो वो मार्केट जो है ना, वो हॉकर जोन नहीं है, ये मैं अभी साफ कर देता हूं आप लोगों को, वो मंडई है, मंडई। आपने क्रॉफर्ड मार्केट की मंडई देखी है? क्रॉफर्ड मार्केट की, या आप मुंबई में अलग अलग सबब में गए होंगे, तो एक सब्जी, मसाला, मच्छी, चिकन, हर चीज जो है एक ही जगह पर बना करके उधर, जैसे ठाणे में आप चले जाओगे गांव देवी मंडई है, जामली नाका पर आप चले जाओ वहां पर एक मंडई है। तो ऐसी ये कारपोरेशन द्वारा जो है अलॉटेड मंडईज है, और बनाती भी कारपोरेशन है उसको, तो वो मंडई बन रही है। तो वहां पर जो है हमारे सभी हॉकर्स नहीं जा पाएंगे। सभी हॉकर्स, जैसे आप में से कई लोग जो है वो जूता चप्पल का धंधा लगाते हैं, आप में से कई लोग जो है कपड़े का धंधा लगाते हैं, अलग अलग वेराइटी है, तो सारी चीजें वहां एकोमेंडेड नहीं, वो हॉकर जोन नहीं, वो मंडई है। उस पर कोई मेरी बात हुई थी, मुझसे कहा गया था कि हम लोग बना रहे तो उसको ऐसा हैंडओवर करेंगे, वैसा हैंडओवर करेंगे, तो मैंने कहा ठीक है आप लोग बोल रहे हो, लेकिन ये हॉकर जोन नहीं है, ये मंडई है। तो मंडई को आप हॉकर जोन बना करके कैसा हॉकरों को दे सकते हो, हमारी यूनियन के लोगों को कैसा दे सकते हो? पहला वो प्रोसीजर मुझे आप बताओ, क्योंकि मंडई का कंसेप्ट बिल्कुल अलग होता है और हॉकर जोन का कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल अलग है। उसके लिए नियम कानून में थोड़ा फर्क है, इसके लिए नियम कानून में थोड़ा फर्क है। और हॉकर्स का धंधा जो है वो मंडई में कभी होता नहीं है, उसका धंधा जो है सड़क के ही जोन पे होता है। इसमें जैसे मैंने आप लोगों को पता नहीं होगा तो रिपीट कर दूं, सुप्रीम कोर्ट के गाइडेंस पर, ऑर्डर पर हॉकर्स पॉलिसी बनी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के साफ तौर पर ऑर्डर्स थे, डायरेक्टिव्स थे कि एक कामकाजी आदमी, अभी तस्वीर कीजिए आप में से कोई डेली मुंबई जाता है काम पर, रोजाना मुंबई जाता है, सुबह ट्रेन पकड़ता है, रात को ट्रेन पकड़ करके लौट कर आता है, 9-10 बजे उसको घर लौटना होता है। तो उस वक्त घर से फोन आता है कि ये चीज नहीं है, वो चीज नहीं है, आते हुए लेते आना। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने पॉइंट आउट करके कही है, जो मैंने अभी आपको बताई, कि काम पर से लौटने वाला आदमी 2-5 किलोमीटर और दूर किसी बाजार में नहीं जाएगा। वो घर जाते हुए जो रास्ते में हॉकर से सब्जी वाले हैं, मसाले वाले हैं, इमिटेशन वाले हैं, ग्रोसरी वाले हैं, जो भी है, जितनी भी वैरायटी फैकल्टी है, उस वहीं से वो खरीदी करके घर पर जाएगा, वो अलग से मार्केट में नहीं जाएगा। ये ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट का है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसी के तहत बोला कि आपको सड़क पर ही जोन देने हैं, लेकिन उसके डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए। भाई 100 मीटर दूरी पर एक है, फिर अगले 100 मीटर दूरी पर एक है, जैसे कि एक लाइन बन गई है हमारे यहाँ। अब ये हमारे यहाँ जो है एक लाइन बन गई है, यहां से हम शुरू करेंगे अमृतनगर से, मित्तल के नाके से, तो हम कब्रिस्तान तक, तो ये पूरा घेटो बन गया ना, घेटो बन गया। अब यही घेटो अगर हम पार्ट में इसको जोन में डिवाइड कर देंगे तो गर्दी भी डिवाइड हो जाएगी, भीड़ भी डिवाइड हो जाएगी। वो भीड़ जो है वो एक ही पट्टे में नहीं आएगी पूरी। हाँ, रमजान में कोई इलाज नहीं है, रमजान में कोई इलाज नहीं, रमजान में पूरा शहर ही जोन है, साफ बोलता हूं, क्योंकि अब जरूरतमंद लोग इतने बढ़ चुके हैं, महंगाई बढ़ रही है, चीजों का मामला ऐसा हो गया है, कमाई कम होती जा रही है लोगों की, तो आदमी कैसे गुजारा करे। त्योहार का मामला रहता है, रमजान का मामला रहता है, रोजे रखने होते हैं, घर में बाल बच्चे बीवी सभी रोजे रखते हैं, तो आदमी सोचता है कि कहीं से तो मैं 2 पैसे कमा लूं और अच्छे से कमाऊं,
कहीं डाका तो नहीं डाल रहा है, कहीं ड्रग्स तो नहीं बेच रहा है, कहीं छीना झपटी तो नहीं कर रहा है। मेहनत करके ईमानदारी से हलाल रिच कमाने के ऊपर उसका जोर होता है। तो इसलिए रमजान में भी जो है, अभी ये रमजान में तो आप लोगों को शायद पता नहीं होगा कि बंबई तक के हॉकर्स हमारे शहर में आए थे, देखे होंगे आप लोगों ने। क्यों आए? वजह यही है कि अब बीजेपी सरकारों ने जो एक ट्रेंड सेट कर रखा है ना, किसी भी स्टेशन के बाहर अब्दुल नहीं चलेगा, किसी भी स्टेशन के बाहर अब्दुल नहीं चलेगा। जाके देख लीजिए आप, नाखोदा मोहल्ला का हाल, क्रॉफर्ड मार्केट, लोहार छाल, उस तरफ के जितने मार्केट्स हैं, बैठने नहीं दे रही है बीएमसी। बीएमसी बैठने नहीं दे रही है, धंधा करने नहीं दे रही है। तो रमजान में हमारे पास ऐसे बहुत सारे हॉकर्स आए, दीवा के हॉकर्स आए, दीवा के हॉकर्स। अमृतनगर में मेरे ऑफिस के नीचे धंधा लगाया उन्होंने अजीम, मेरे ऑफिस के नीचे एक गुजराती है, एक राजस्थानी है, मारवाड़ी, दोनों ने धंधा लगाया, जीन्स शर्ट बेच रहे। बोलने के कुछ बच्चे आए, पैसा दो, इतना देना पड़ेगा। तो करीब में ही वो देखा होगा आप लोगों ने, एक दीनी किताबें इतर वगैरह बेचने वाला आरिफ करके लड़का है, उसका टपरी है, उसकी गन्ने के जूस वाला है, और उसके बाजू में तो आरिफ ने वो बच्चों को बुलाया, चाचू बहुत मारेंगे, हाँ इधर पैसा वैसा मांगने आएंगे ना तो बहुत मारेंगे तुमको, भागो इधर। चाचू ने उनको हाँ बोले लगाने के लिए। अब जगह खाली पड़ी है, कहीं से कोई आया है उम्मीद लेकर के, आस लेकर के, वो हिंदू है कि वो मुसलमान है कि वो ईसाई है कि सिख है, वो नहीं देखना है हमको, वो नहीं देखना है। हमारे दीन ने क्या कहा, कोई आपसे मदद मांगता है और वो मदद का मुस्तहिक है तो उसकी मदद करो, उसकी मदद होनी चाहिए। अब वो गुजराती भाई था, वो राजस्थानी भाई था, मारवाड़ी भाई, दोनों ने अपने अपने धंधे लगाए। अच्छा, वो कहीं और आगे लगा रहे थे, वहां पर उनसे पर डे पहले 1000 रुपया लिया गया और आखिरी 2 दिनों में उनको बोला गया कि अब पैसा बढ़ा के देना पड़ेगा। कितना? 1500 रुपया। उसने बोला भाई इतना तो नहीं दे पाऊंगा मैं। तो ये पहले जीन्स और शर्ट का धंधा लगाने वाला जो गुजराती था, वो भी दीवा का ही, तो उसने उसको बोला अरे मैं जहां लगाता हूं वहां तो पैसा ही नहीं लेते, और कोई अगर आता भी है तो उसको भगा दिया जाता है। अरे बोले कहाँ है? तो दूसरे दिन उसको वो राजस्थानी मारवाड़ी को भी वो लेकर के आया और उसने उधर अपनी जीन्स का उसने भी धंधा लगाया। मैंने दोनों से कहा कि जाकर के दीवा में बताना मुमरा में किस शान से धंधा करके आया। मुसलमानों का गढ़ बोलते हो तुम मुमरा को, हाँ, और बहुत हिकारत की, बहुत गलत तरीके से, बहुत नेगेटिव और ग्रे शेड्स रख करके हमारे शहर को, यहाँ बसने वाले तमाम मुसलमानों को तुम पेश करते हो। उन्हीं की आबादी में जाकर के हम कितनी शान से धंधा करके आए, ये दीवा में बताना जरूर। और तुमसे किसी ने यहाँ किराया भाड़ा लिया? बिल्कुल नहीं। तो रमजान जो है, कहने का मतलब ये था कि इस रमजान में मैंने जो ऑब्जर्वेशन किया, तो बंबई के बहुत सारे हॉकर्स आए। क्यों आए? आज मजबूरी है उनकी, बहुत सी जगह मुंबई में उनको, मुंबई में जो है वहां धंधा करने नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल जो एक पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ एक नैरेटिव सेट करके, एक परसेप्शन सेट करके, जिस तरह से मुसलमानों को गलत ठहराने की, गलत बताने की जो एक मुहिम सी चला रखी है रूलिंग पार्टी ने, उससे जुड़े हुए जितने राइट विंगर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन सभी ने, तो ये चीजें जो है आज तुम्हारा रोजगार सिक्योर भी नहीं है, इस बात को भी ध्यान में रखो। रमजान में कहा कि आपके भाई लोग आए, एक इंसानी भाई भी है, और जितने भी आपके कलमा को भाई आए होंगे वो दीनी भाई मुंबई से आए। अब ये सोच रखो कि हमारे शहर में हम धंधा कर रहे हैं, तो हमारे जैसे और जितने भी हैं उन सभी को भी बिल्कुल किसी को तकलीफ दिए बगैर, ट्रैफिक को जो है अड़चन किए बगैर, किसी तरह का कोई इशू क्रिएट किए बगैर, हम सभी को जो है साथ में लेकर कैसे चल सकते हैं। हम सभी का नहीं कर सकते, 100% नहीं कर पाएंगे,
वो सिर्फ करने का काम अल्लाह की जात का है। किसी में भी इतनी ताकत नहीं है कि इनफरादी तौर पर एक रफीक कामदार 10,000 का भला कर देगा, 5,000 का भला कर देगा, नहीं। ये सिर्फ सुई के नोक बराबर या नाखून बराबर की कोशिश होती है और इसी कोशिश को फिर सबको मिलकर के आगे बढ़ाना होता है। और उसी तरीके से हलीम भाई, वसीम भाई, जावेद भाई, तमाम बाकी रहीम भाई और ये तमाम लोग जो है, इन लोगों ने आपको जोड़ने का काम किया। इस एका को कायम रखो। आगे वक्त और करवटें लेगा, वक्त आगे और करवटें लेगा। अभी बता दूं, जैसे मैंने बोला 25 बिल्डिंगें टूटी, कितनी? और उसी पट्टे में फिलहाल 100 बिल्डिंग का और नंबर है। 100 बिल्डिंगें। कहां जाएंगे लोग? लोग कहां जाएंगे? ये बात ध्यान में रखो कि मुमरा कौसा हो या शील हो, वहां का इलीगल कंस्ट्रक्शन ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को दिखता है। कब? बन जाने के बाद। आदमी परिवार रहने के लिए आ गया उसके बाद, क्योंकि जब बन रहा है तब तक जो है हरि हरे गांधी बापू की झालर जो है आंखों पे चढ़ी हुई है, तो उस झालर के पार कुछ दिखता ही नहीं है। अब वो झालर हाईकोर्ट ने उतारी है तो तुमको देखना चाहिए ना, फिर आंखें खोल करके। अब मैं यहां देख रहा हूं तो मैं पूरे हॉल में देखूंगा, तमाम लोग बैठे हुए लोगों को देखूंगा। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ यहां 4 लोगों को देख रहा हूं या वहां 4 मेरी बहनों को देख रहा हूं, ऐसा नहीं है ना। तुम देख रहे हो तो फिर ठाणे सिटी का पूरा इलीगल कंस्ट्रक्शन, कलवा प्रभाग समिति का, जिस दीवा प्रभाग समिति में आपने शील पट्टे में 25 बिल्डिंगें अभी तक गिराई, तो उसी दीवा प्रभाग समिति में जो 27 नंबर वार्ड है, 28 नंबर वार्ड है, 29 का अलग है पार्ट, उसके इलीगल कंस्ट्रक्शन का क्या हाईकोर्ट का आदेश उनके लिए नहीं है? सभी के लिए। 9 के 9 प्रभाग समितियां बोली है हाईकोर्ट ने, लेकिन तोड़ा जाएगा सिर्फ दीवा के मुस्लिम पट्टे में और मुमरा कौसा के मुस्लिम पट्टे में। जैसे मैंने बताया, स्टेशन के बाहर अब अब्दुल नहीं चलेगा, अब्दुल नहीं चाहिए, ये नारा देके नीतीश राणे जैसे मंत्री संविधान की शपथ खा के बोल रहे, संविधान की कसमें खाई है और इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो ये जो ट्रेंड सेट लोगों में हो चुका है ना, बिल्कुल एकदम पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स का शिकार होते हुए हमारा तमाम हिंदू भाइयों का जो समाज इसकी जकड़ में आ गया है, तो वो इतना घातक बन गया है कि सालों पुराने, बरसों पुराने संबंध भी लोगों के खराब हो। तो इसीलिए बोला करवट और आएगी, हालात और बदलेंगे। तो आप लोग जो है ये तमाम चीजों को ध्यान में रखिए। आखिर में इतना ही बोलूंगा, हलीम भाई है, वसीम भाई है, जावेद भाई है, रहीम भाई है, तैयब भाई है, ये तमाम जितने आपके सरकर्दा लोग हैं, इनसे रोजाना राब्ता रखो और आज तक जितना इनका साथ देते आए, आगे भी उसी तरह से इनका साथ दो और अपनी एकता को कायम रखो। अल्लाह।